आ जाओ बेटा सारे जो भी है, अब रुको ना कोई भी। अपनी एसएसटी क्लास है बेटा, 9th क्लास। अपनी बेटा वीडियो ऑडियो ऑन करो पहले तो आप। शान, अपनी भाई वीडियो ऑन कर, हो गई जी? चलो एक बार। यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। ओके ओके, मैं एक बार देख रहा हूँ। मैं चैप्टर अभी आपके सामने को स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर वो हम वहीं से रीड करेंगे। तब तक बच्चे भी आ जाएंगे अपने पास, क्लास अटेंड करने वाले। एक मिनट। हाँ भाई, स्क्रीन शेयर होगी आपके साथ? यस सर। ओके, तो हमने ये जो था आपका डेवलपमेंट रिसोर्स से पढ़ दिया। स्टॉक स्टॉक रीड कर लिए थे हमने। स्टॉक, ये बताओ आप, यस देख लो। यस सर, ये कर लिया था सर। हाँ हो गया, रिजर्व हो गया है ना? यस सर। ये डेवलपमेंट और सोर्सेज वाला देखो आप, ये कौन पढ़ेगा? शान, बेटा इसको स्टार्ट कर। आप ही करो स्टार्ट इसको, फिर आगे पढ़ते हैं। नहीं, ये भी हो गया। मैंने आपको कहा था रीड डी जनेरियो अर्थ समिट 1992 वाला, यहाँ से रीड करना है हमें, ठीक है? यस सर। हाँ, एक बार सुन लो आप। ये जी जून की बात है 1992 में। 100 से ज्यादा जो देशों के हेड थे ना, उसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही आते हैं। वो मिले थे जाकर जी, ब्राजील की कैपिटल है रियो डी जनेरियो, वहां पर पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी। जो समिट थी कॉन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। वहां पर जो बात की गई थी, सबसे जो मेन बात थी एनवायरनमेंट को लेकर की गई थी, ठीक है जी। और जो वहां पे लोग इकट्ठे असेंबल्ड हुए थे, उन्होंने साइन किया था कि जो डिक्लेरेशन था जी ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी थी, तो रियो के अंदर कन्वेंशन इंडोर्स्ड हुई थी जी, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड द अडॉप्टेड एजेंडा 21, उसको एजेंडा 21 भी बोलते हैं। उसमें तो कुछ चीजें जिनको मेंशन किया गया था। ये है जी एजेंडा 21 डिक्लेरेशन था जी। वर्ल्ड लीडर्स ने जो साइन किया था 92 के अंदर, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई थी जी, इसका नाम है UNCED, और रियो डी जेनेरियो में हुई थी ब्राजील के अंदर। इसका जो एम था अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आपको अपनी अचीव करनी, प्राप्तियां प्राप्त करनी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेटा वो होती है जब आप
किसी चीज को हार्म नहीं करते और अपनी जरूरत को पूरा करते हो, यानी कि आप उतनी तादाद में पेड़ काट रहे हो जितनी जरूरत है और ज्यादा पेड़ नहीं काट रहे, जिससे कि आने वाली जनरेशन भी तंग ना हो, इनको जंगल साफ ही मिल जाए, फिर तो कुछ भी नहीं होगा। इट इज एन एजेंडा टू combat environment damage, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibilities। इसके अंदर बेटा किसी की बात की गई वो भी सुनो। जो इन्वायरमेंट को डैमेज हुआ ना, वातावरण को, उसके ऊपर बातचीत की गई है, गरीबी के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, ग्लोबल कोऑपरेशन के ऊपर बात की है, कॉमन इंटरेस्ट की बात की गई है, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, जिम्मेदारी भी आपको शेयर करनी है अपनी। जो मेजर ऑब्जेक्टिव थे जी एजेंडा 21 के, इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21 भी, उसको वो आगे लेके जाएगी लोकल गवर्नमेंट। यहाँ से पढ़ो रिसोर्स प्लानिंग से, शानप्रीत। Okay, sir. Planning Planning is the widely accepted strategy for just judicious use of resources. It has importance in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. For example, the state of Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh are rich in minerals and coal deposits. Arunachal Pradesh has abundance of water resources but lacks in infrastructural development. The state of Rajasthan is very well endowed with solar and wind energy but lacks in water resources. The cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. It has very rich culture heritage, but it is deficient in water infrastructure and some vital minerals. This calls for balanced resource planning at the national, state, regional and local level. चलो जी मैं पढ़ता हूँ। देखो उसने रिसोर्स प्लानिंग की बात की है जी। उसने बोला प्लान करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, किसके लिए? स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। और इंडिया के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी डाइवर्स कंट्री है और यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो भी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देयर आर रीजन विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कुछ एरिया ऐसा यहाँ इंडिया में जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, बट आर डिफिशिएंसी इन सम अदर रिसोर्सेज। लेकिन कुछ रिसोर्सेज की वहाँ पे डिफिशिएंसी भी है, भी कमी भी है। There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources। उसने कुछ कहा है जी, कुछ जगह तो इंडिया में ऐसी है जहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, बहुत है, ठीक है जी, अच्छी मात्रा में है। और कुछ रीजन ऐसा जहाँ पर शॉर्टेज है जी रिसोर्सेज की। एग्जांपल दिया जी उसने, जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं मिनरल से खनिज पदार्थ वहाँ यहाँ में मात्रा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको कोयला भी मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश हैज एबिडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर वाटर सोर्स का एबिडेंस है जी, भंडार है, बट लेक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है कि वो डेवलपमेंट नहीं कर पाए। वहाँ पर पानी का बहुत बड़ा स्रोत है जी अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन वहाँ पर प्लानिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, कमी है जी इसकी। राजस्थान के अंदर देखिए जी, हम बात करते हैं जी विंड एनर्जी की, कि राजस्थान के अंदर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों ही है, लेकिन वहाँ पर वाटर की कमी है, वाटर सोर्सेज नहीं है, पानी की कमी है। लेकिन हवा और जो सूरज की रोशनी वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलती है इंडिया में, जिसे हम बिजली बना सकते हैं दोनों से ही। अब देखो बात करते हैं लद्दाख की। वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा रेगिस्तान है वहाँ पर, वो आइसोलेटेड है जी, पूरे कंट्री से बिल्कुल अलग अलग है ये। इसके अंदर जी इसका कल्चर हेरिटेज बहुत ज़्यादा रिच है, और इसके अंदर डिफिशेंसी है जी, पानी की कमी है। यहाँ सिर्फ एक ही नदी है जो पानी का स्रोत है, बाकी यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है।
इन स्ट्रक्चर एंड द सम वाइटल मिनरल्स हैं यहाँ पर। दिस कॉल फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल से। तो हम इसको बैलेंस कर सकते हैं जी प्लानिंग करके, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर। बेटा अब यहाँ से रीड करो आगे। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। सर ये हिस्ट्री वाला। हाँ, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया पढ़ दो बेटा। Resource planning is a complex process which involves identification and inventory of resources across the regions of the country. This involves surveying, mapping, and qualitative and quantitative estimations and measurements of the resources, involving a planning structure endowed with appropriate technologies, skill, and institutional setup for implementing resources development plans, matching the resource development plans with the overall national development plans. India has made concentrated efforts for achieving the goals of resources planning right from the first 5-year plan launched after independence. ठीक है जी, एक मिनट बेटा वेट करना। जी बेटा, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया की बात करते हैं जी। यहाँ पर आपको कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जी इंडिया के अंदर जो आपको नज़र आएगा रिसोर्स प्लानिंग में। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज, एक तो है जी पहचान करना रिसोर्सेज की कि किस एरिया में, किस रीजन में है जी कंट्री के। दिस इन्वॉल्व सर्वे होता है जी बेटा, इसका सर्वे है, मैपिंग होती है, क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटी कितनी मात्रा में और क्या इसकी क्वालिटी है, एस्टिमेशन की लगाता है जी उसका। उसके बाद मेजरमेंट होती है रिसोर्सेज की भी, कितने हजारों की तादाद में वहाँ मिल सकता है या करोड़ों के हिसाब से हमें कोयला या कितने टन मिलेगा, वो चीज़ें ऐसे आती हैं। इवॉल्विंग ए प्लानिंग के जो स्ट्रक्चर बनता है जी, एंडवर्ड होती है जी विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप होता है जिसके लिए, इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनते हैं जिसके लिए एक पूरी संस्था काम करती है इसके ऊपर। नंबर 3 है जी मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट प्लान्स। तो इसको क्या करना है, मैच करके देखना कि ये जो डेवलपमेंट प्लान्स है पूरे देश की डेवलपमेंट के साथ मैच करता है या नहीं करता। इंडिया हैज़ मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया था जो हमारा देश आज़ादी के पहले 5 साल के प्लान के अंदर ही उसने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था और ज़्यादा एफर्ट किया है इंडिया ने। ठीक है जी, अब देखते हैं इधर, यहाँ से कौन रीड करेगा। ये है जी अवेलेबिलिटी और सोर्सेज की, तो बच्चे जी 7। अभिजीत कौर चैप्टर रीड करना शुरू करो बेटा, अपनी ऑडियो ऑन करो। The availability of a resource is a necessary condition for the development of any region, but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development. There are many regions in our country that are rich in resources
but these are included in economically backward regions. On the contrary, there are some regions which have a poor resource base, but they are economically developed. पढ़ दो दूसरा पैरा बेटा, अगला भी पढ़ दो आप। सर आगे 1 मिनट रुको, मुझे 1 मिनट दो। ये कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला पढ़ दो आप, पढ़ दो ये भी। रिसोर्सेज आर, पढ़ दो। resources are vital for any developmental activity, but irrational consumption and over utilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. To overcome these problems, resources conservation at various levels is important. This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. For example, Gandhiji was very apt in magnitude. Therefore, it is important to use the available land for various purposes and careful planning. India has land under a variety of relief features, namely mountains, plateaus, plains, and islands. About 43% of the land area is plain, which provides facility for agriculture and industry. Mountains account for 30% of the total surface area of the country and ensure perennial flow of some rivers, provide facilities for tourism and ecological aspects. About 27% of the area of the country is the plateau region. It possesses a rich reserve of minerals, fossil fuels and forest. देखो थोड़ा सा ना एक मुझसे मिस्टेक होगी, वो थोड़ा सा रह गया था इंडिपेंडेंस के बाद, इसको मैं थोड़ा कंप्लीट कर देता हूँ, फिर देखते हैं आगे। ये लैंड रिसोर्सेज की बात करनी थी, इसके बाद थोड़ा सा चलो कंफ्यूजन में कर देता हूँ अभी क्लियर इसको। अब इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ से स्टार्ट करना, वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्सेज कंजर्वेशन इन द दीज वर्ड्स। अब हम इन शब्दों में इसकी कंजर्वेशन की बात करते हैं। देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। यहाँ पर बेटा इतने रिसोर्सेज हैं कि वो सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन किसी एक इंसान का लालच पूरा नहीं कर सकते। He placed the greedy and selfish individual and exploitative nature of the modern technology as the root cause for the resources depletion at the global level। देखिए जी, एक इंसान के लालच को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। इतना है कि सभी जरूरतें पूरे हो सकती हैं, लेकिन इतना नहीं कि किसी इंसान का लालच पूरा हो सके उससे, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वो अपनी जरूरत, पैसा है उसके पास तो रिसोर्सेज को ज़्यादा वो यूज़ करने की कोशिश करता है, तो जिससे क्या होगा, रिसोर्सेज की कमी आ जाएगी पूरे संसार में। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड द वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन ऑफ द बाय द मासेज। वो खिलाफ है जी मास प्रोडक्शन के, और ये चाहता है कि हम जैसे भी यही चाहते हैं कि ये ज़्यादा इनका यूज़ ना हो, जो इतना हो सके जितने लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सके, लेकिन इतना हो कि इतना ना हो किसी के लोगों का लालच ये पूरा करने में समर्थ है ये चीज़ें। अब लैंड रिसोर्सेज की बात करते हैं, बताता हूँ मैं आपको। वी लिव ऑन लैंड, हम ज़मीन पर रहते, सभी को पता है। हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो भी ज़मीन से पूरी होती हैं। वी यूज़ डिफरेंट वेज, हम बहुत डिफरेंट तरीके से हम लैंड को यूज़ करते हैं। तो लैंड एक नेचुरल सोर्स है जी, अटमोस्ट इम्पोर्टेंस है जी, सभी के लिए इसकी महत्वता ज़्यादा है। स्पोर्ट्स, नेचुरल वेजिटेशन है जी, वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सब ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, सिस्टम सारा का सारा इसी के थ्रू होता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जो मैदानी इलाका है वो है जी 43%, जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, वो है जी 30%, और 27% है जी प्लेटू, जिसको हम पठार बोलते हैं। ये है सारे का सारा, ठीक है जी। वो दो ऊपर ना ये रह गए थोड़े से, ये कंजर्वेशन ऑफ, हाँ इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ आपके लिए थोड़ा सा, फिर सेट हो जाएगा सारा। बोलता है जी जो अवेलेबिलिटी है ना रिसोर्स की, इज नेसेसरी, जरूरी है जी, कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, किसी भी रीजन की तरक्की के लिए रिसोर्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, और उसकी डेवलपमेंट भी जरूरी है।
but merely availability of resources in the absence of corresponding changes in the technology and institution may hinder development. रिसोर्सेज तो हैं लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से वो नुकसानदायक हो सकते हैं। वो नुकसानदायक क्या, वो उसका हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर बहुत सारे रीज़न है जी हमारे देश के अंदर दैट आर रिच इन रिसोर्सेज, जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिकली बैकग्राउंड है वो एरिया, जैसे यूपी, और हम यूपी की बात करते, सॉरी बिहार की और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, भंडार है वहाँ पर कोयले के, स्टील के, लोहे के, अबरक के बहुत ज़्यादा, लेकिन वो एरिया बहुत ज़्यादा गरीब है। ऑन द contrary there are some region which have a poor resources but they are economically developed। लेकिन अब बात करते हैं पंजाब की, हरियाणा की, यहाँ पर हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है, मिनरल्स नहीं है, लेकिन ये इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट्स हैं दोनों ही। उसके बाद है जी हिस्ट्री की बात करते हैं जी हम। द हिस्ट्री द कॉलोनिज्म, अंग्रेजों के समय की बात करते हैं। रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर इन द मेन अट्रैक्टिव फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स, कि जो अंग्रेजों के समय से ही हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा थे, तो ये लोगों को, जो बाहर से लोग हमला करने आते थे तो इनको ये आकर्षित करती थी चीज़ें। It was primarily the higher level of technology development of colonial countries that helped them exploit resources of their region and establish their supremacy over the colonies। तो ये लोग क्या करते थे, जो बाहर से जैसे अंग्रेज आए या दूसरे के इन्वेडर आए, उन्होंने इंडिया के अंदर या दूसरी स्टेट कंट्रीज के अंदर जाकर वहाँ का जो रिसोर्सेज था उसको यूज़ किया, अपने बेनिफिट के लिए उनको यूज़ किया। जैसे इंडिया के अंदर चाय थी उसका यूज़ किया, और चाइना के अंदर भी चाय का इस्तेमाल किया गया, और जहाँ से हीरे की खुदान है, तेल के भंडार है, वहाँ भी उन लोगों ने यूज़ किया अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है जी, वो सारे का सारा ये पैरा यही है। अब बात करता हूँ आगे कंजर्वेशन ऑफ सोर्सेज की। ये है जी सोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। ये है जी वाइटल है जी किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए, बट irrational consumption and over utilization of resources may lead to socio-economic and environmental problem। अगर आप कंजप्शन के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसका ओवर यूज करोगे रिसोर्सेज का, तो इससे जो हमारा सामाजिक आर्थिक जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम वो क्रिएट करती जाएगी, इससे हमें नुकसान होगा। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, अगर आपको इसके ऊपर काबू पाना है समस्याओं के ऊपर, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पोर्टेंट। तो रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करना है, उसको बचाना है बहुत सारे लेवल के ऊपर, इम्पोर्टेंट भी है ये। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ दीज लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। तो हमारे जितने भी लीडर थे पुराने समय में, उनका भी यही विचार था। एग्जाम्पल है जी गांधी जी का। गांधी जी was very apt magnitude, therefore it is important to use the available land for various purpose with the careful planning। उन्होंने ये कहा है कि आप जो रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे ढंग से उपयोग कीजिए, यूज़ कीजिए, और अच्छी प्लानिंग के साथ। इंडिया के अंदर बात की जाती जी, इंडिया के अंदर रिलीफ है जी, यानी कि वैरायटी है इंडिया में, माउंटेन भी है, प्लेन इलाका भी है, प्लेटो भी है, और आइलैंड भी है। उसने बात की है 43% इंडिया के अंदर प्लेन का इलाका है, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं जी, और यहाँ पे खेती बाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जी। पहाड़ हैं 30% टोटल सरफेस का हमारी कंट्री में, और यहाँ पर जो पेनिसुलर फ्लो है जी, सम रिवर्स, यहाँ पर जो सारी साल नदियाँ हैं ना पानी से बरी रहती हैं। क्यों बरी रहती है? क्योंकि यहाँ पर 30% माउंटेन्स हैं, यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है हम इंडिया के पहाड़ों के ऊपर। और जो है जी ये हमें प्रोवाइड करता है जी फैसिलिटी टूरिज्म की, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की। और 27% इंडिया के अंदर क्या जी प्लेटू है। प्लेटू के अंदर आपको पता क्या चीज़ें मिलेंगी जी? मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट, जंगली इलाका है, खनिज पदार्थ मिलेंगे, और आपको मिलेगा जी फॉसिल फ्यूल यानी कि कोयला। यहाँ से कौन रीड करेगा? लैंड यूटिलाइजेशन से।
मैं बताता हूँ, एक मिनट। जसप्रीत कौर बेटा रीड करना, जैस्मिन वाले। जैस्मिन, जसप्रीत कौर रीड करना। बेटा रीड करने के लिए बोला है मैंने आपको, टाइम ना वेस्ट करो, जल्दी करो। कोई और बच्चा तो रीड कर दो यार। मनजोत करो, आप रीड करना। मंजीत, सॉरी। ये सभी लोगों ने अपनी वॉल्यूम म्यूट करके रखी हुई है बेटा। मैंने आपको कहा है कि अब इसको रीड करो, मंजीत को रीड करो चैप्टर को। मंजीत कौर, फिर क्लास लगाने का बेनिफिट क्या है? मैं आपको बोल रहा हूँ अभी आप रीड करो चैप्टर को, कंप्लीट नहीं करना। जसप्रीत कौर, मैं क्लास से बाहर भेज रहा हूँ, मैं 1 मिनट लगेगा। जसप्रीत क्लास से बाहर चली गई है। जसप्रीत गई, पता मंजीत गई, एक को तो भेज दिया मैंने। सहज चैप्टर रीड कर बेटा। करते हैं सर। पढ़ो यार, इतना बेवकूफ़ी वाला काम क्यों कर रहे हो सारे? ये जसप्रीत कौर भी जाएगी क्लास से बाहर। सर पढ़े। हाँ पढ़ो यार। We live in India. We live on land. We perform your income activity. Land we use it in a different way. Thus, land is natural resources of utmost important. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport. आगे हुई पढ़ते बेटा। the use of the use Miscellaneous of land trees. is determined both of the by physical factor such topography. Hey, रीड करो, कोई बात नहीं है। 5 पॉइंट पर रीड करने हैं आपको, 5 के 5। okay sir. Land sources are using the following purpose: forest, land not available cultivation, brine and waste land, land put to non-agriculture use, example building road, factory, etc. Other uncultivated land exclude fallow land, permanent pasture and grazing land, B land under mesquites, tree crop grove not included in a sown area, culture waste land feet included for more than 5 agriculture years, follow land current follow left with the cultivation for months or less than agriculture year, other than current follow left uncultivated for the past 2, 4, 5 year. Not sown area sown more than in an agriculture, yes, plus net sown area is known as gross copper area. चलो ठीक है बेटा, मैं रीड करता हूँ। देखिए जी, जो लैंड उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले में आता जंगल, नंबर 2 पे है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ऐसी जमीन जो खेती बाड़ी के लिए लायक नहीं है, उसको हम बंजर जमीन बोलते हैं या वेस्ट लैंड बोलते हैं। नंबर बी है जी
लैंड पुट ऑन टू नॉन एग्रीकल्चर एरियाज, वो जमीन जिसके ऊपर हम खेती बाड़ी नहीं करते, जैसे कि बिल्डिंगें बना ली, सड़कें बना ली, फैक्ट्री लगा दी वो। तीसरे में आता है जी अनकल्टिवेटेड लैंड, जो हम इसको एक्सक्लूडेड फॉलो लैंड भी बोलते हैं, फैलो लैंड। इसमें आता है परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, ये वो है जो पशुओं को चराने वाली जमीन होती है, वो होती है। नंबर बी में है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स, यहाँ पर हम जैसे फसलें उगाते हैं ना, पेड़ उगाते हैं, ये वो फसल के रूप में यूज होती है। यहाँ पर है जी नॉट इंक्लूडेड इज नेट शोन एरिया, ये नॉट शोन एरिया में नहीं आती। नंबर सी है जी कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर्स, इस जमीन को हम 4 से लेकर 5 साल तक खाली छोड़ देते हैं क्योंकि इसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है। उसके बाद है फैलो लैंड, एक होती है करंट फैलो लैंड, इसको हम छोड़ते हैं लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन, बिना खेती बाड़ी के छोड़ देते हैं जी, एक साल के लिए या फिर 1 साल से कम के लिए। दूसरा जी बी पॉइंट, अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 ईयर्स, इसको हम 4 या 5 साल के लिए खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद है नेट शोन एरिया, ये वो एरिया जिसके अंदर पूरी की पूरी जो लैंड है वो हम यूज़ करते हैं जी किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ पर हम इस ग्रोस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं, इसको हम ग्रोस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, ये इसको बताऊं कौन रीड करेगा, ये जसप्रीत कौर, मैं बात दोबारा नहीं बोलूंगा, आप इसको रीड करो। जसप्रीत कौर। The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil type, as well as human factors such as population, decide, technology, capability, and culture and tradition, etc. चलो रुको, फिर आगे भी फिर आगे पढ़ोगे करना। आप। रुक जाओ बेटा, इसके बाद तुम फिर पढ़ोगे। इसने बोला है जी जो लैंड का यूज है पैटर्न इंडिया में वो कैसा है। यहाँ पर द यूज ऑफ लैंड इन डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स एंड द टोपोग्राफी, दो प्रकार के फैक्टर, फिजिकल है टोपोग्राफी है, उसमें आता है क्लाइमेट आता है, सॉइल की टाइप आती है, ह्यूमन फैक्टर्स आते हैं जी, पॉपुलेशन आती है, कितनी घनी आबादी है, डेंसिटी है पॉपुलेशन की, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी की बात करते हैं, कल्चर एंड ट्रेडिशन की बात करते हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद ये है वो इसमें ये बताया गया बेटा भी कितने % जमीन खेती के लायक है, कितनी वो खाली छोड़ी हुई है वो एरिया, सारे के सारे। इसलिए आप पाई चार्ट इसको ध्यान से पढ़ लेना, आप ध्यान से सारे के सारे। फिर जंगल है वो कितने % में छोड़ा गया है, 18% जंगल है। ये 1960-61 की बात है, जो आपके लेफ्ट साइड वाला है। उसके बाद जो खेत नॉन एग्रीकल्चर, नॉन नंबर बी पे देखो जो रेड कलर वाला है, एक तो ग्रीन हो गया कि रेड वाला, ये जी बंजर जमीन है, यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती, वेस्ट लैंड है ये। थोड़ा सा जो 46% जो एरिया है यहाँ पे खेती बाड़ी पहले नहीं होती, ये 60-61 की बात है। उसके बाद थोड़ा ब्लू कलर वाला देखो, ये परमानेंट पेस्चर लैंड है, ग्रेजिंग लैंड है, यहाँ पे पशु चराने के लिए जमीन खाली छोड़ी जाती थी। और जो थोड़ा सा ब्लू है 3.5%, यहाँ पर पेड़ उगाए जाते थे, फसलें हैं पेड़ की, ये बोलो रबड़ के पेड़ हो गए, कुछ और हो गए, जो लकड़ी यूज करते चंदन की, वो हो गया। अब देखो जी उसके बाद है जी ये 2014-15 की बात है, ये एरिया कल्चरल वेस्ट लैंड है जी 4%। फैलो अदर देन करंट फैलो लैंड है, ये थोड़ा जो ग्रीन का जो येलो सॉरी ब्लू है वो है 23%। और करंट फैलो लैंड है वो रेड वाला है 49%, कुछ ऐसा है। नेट शोन एरिया जहाँ पर हम फसलें उगाते हैं वो 45% है, 2014-15 की बात है। आप जसप्रीत यहाँ से पढ़ो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया,
Total geography area of India is 3.28 million kilometer. Land use data, however, is available only for 93% of the total geography area because the land use reporting for most of the northeast states, skip Assam, has not been done fully. Moreover, some area of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been survived. बस ठीक है बेटा, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाए, खत्म नहीं होगा, मतलब क्लास ओवर हो जाएगी। इसको 2 मिनट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए, फिर अटेंशन लेनी है मुझे। इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया वो है जी 3,32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब करीब है, और ये जो लैंड यूज डाटा में दिया गया है। इसके अलावा 93% टोटल एरिया ज्योग्राफिकल एरिया है जो इंडिया का, वो इसके अंदर शो किया गया रिपोर्ट में। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुली, कि नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं वो भी पूरी तरीके से इसके अंदर नहीं आती, सिर्फ असम को छोड़कर। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का जो एरिया है जो पाकिस्तान के अंडर आता है, चाइना ने जो एरिया ले लिया है इंडिया से, वो भी इसके अंदर सर्वे के अंदर नहीं है। तो बेटा जी ये चैप्टर तो काफ़ी लेंथी है, तो कोशिश करेंगे इसको आगे कंप्लीट करने की। टाइम तो लगेगा बहुत ज़्यादा, अभी मैं देख रहा हूँ, ये देखो कितना एरिया अभी पड़ा है। ये लगातार क्लासें लगेंगी तब कंप्लीट होगा बेटा, ऐसे नहीं होगा ये, ठीक है जी। तो 2-3 क्लासों में कंप्लीट होगा जाके ये, ठीक है जी बेटा। बाय बाय, क्लास ओवर हो गई है आपकी, थैंक यू।